Welcome, friends. In the last video, we talked about US hegemony in world politics. और हमने इस टॉपिक को करना शुरू किया था। हमने बात की थी, ये स्टोरीज़ की अबाउट आंद्रे, जाबू, आयशा। फिर उसके बाद वी टॉक्ड अबाउट बिगिनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, राइट। और इसके बाद हमने जो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में, कुवैत अग्रेशन, फर्स्ट गल्फ वॉर, वाई इट इज़ टर्म्ड एज, इसको वीडियो गेम वॉर क्यों कहा जाता है, ये सब बातें हमने इसके बाद में की। फिर हमने बात की क्लिंटन ईयर्स की, कि 2 टर्म्स में क्लिंटन का जो फॉरेन पॉलिसी है यूएस का, वो कैसा रहा, राइट। और अब हम बात करने वाले हैं 9/11 अटैक्स की। देखिए 9/11 अटैक्स जो हैं वो सितंबर 11 अटैक्स थे 2001 में जो हुए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क में। लेकिन क्योंकि वहाँ पर ये प्रैक्टिस है कि वो लोग, हम जैसे पहले डेट लिखते हैं और फिर मंथ लिखते हैं, वो लोग पहले मंथ लिखते हैं फिर डेट लिखते हैं, इसलिए इसको 9/11 अटैक कहा जाता है। देखिए 9/11 अटैक ये जो था वो इतना बड़ा अटैक था यूएस में कि इसने अमेरिका का जो पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स टेररिज्म, उस पर्सपेक्टिव को ही हमेशा के लिए बदल दिया। इंसिडेंट क्या हुआ कि 11 सितंबर को 19 हाईजैकर्स जो कि अरब कंट्रीज से थे, एंड उन लोगों ने क्या किया कि 4 अमेरिकन कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स को हाईजैक कर लिया। जैसे ही वो, और ये साइमल्टेनियसली एक ही साथ हुआ। और यूएस की 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग, जिनको ट्विन टावर्स भी कहा जाता है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, उन नॉर्थ और साउथ टावर्स में उसमें उसको क्रैश कर दिया। 2 प्लेन तो इसमें जो 4 हाईजैक किए गए थे उसमें से 2 तो ये ट्विन टावर्स में, नॉर्थ साउथ टावर्स में क्रैश कर दिए गए। एक जो थर्ड एयरक्राफ्ट था उसको पेंटागन में, जो कि यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर है, वहाँ पर क्रैश करने का प्लान था, लेकिन वो उससे पहले कहीं क्रैश हो गया। जो फोर्थ एयरक्राफ्ट था वो, जो कैपिटल बिल्डिंग है यूएस कांग्रेस की, जैसे हमारा पार्लियामेंट है उस तरह से, पेनिसिल्वेनिया में, वहाँ पर इसको क्रैश करना था, लेकिन ये भी पहले ही कहीं क्रैश हो गया। तो एक पूरा का पूरा ये जो अटैक था, इसमें लगभग लगभग 3,000 लोग मारे गए। और अगर इसका सिविरिटी हम देखें तो अमेरिका में, वॉशिंगटन डीसी में 1814 में जापानीज जो अटैक हुआ था पर्ल हार्बर में 1941 में, और 1814 में जो बर्निंग ऑफ वॉशिंगटन थी, ब्रिटिशर्स ने जब वॉशिंगटन को जलाया था 1814, उससे इसको कंपेयर किया गया। मतलब 1941 पर्ल हार्बर के बाद 9/11 जैसा बड़ा सिवियर अटैक यूएस में नहीं हुआ था। तो इसको बहुत सीरियसली लिया अमेरिका ने, और अमेरिका का रिस्पॉन्स जो था इस अटैक के लिए, 9/11 अटैक के लिए, वो बड़ा ही स्विफ्ट और बड़ा ही फिरोशियस था। मतलब बड़ा ख़तरनाक तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया इस अटैक को लेकर, बड़ा सीरियसली लिया। और क्लिंटन इस वक्त को, क्लिंटन जो थे, बिल क्लिंटन, उनको रिप्लेस कर दिया था यूएस में एज अ प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉलकर बुश ने, जो रिपब्लिकन पार्टी के थे। और जॉर्ज बुश सीनियर, अगर आपको याद होगा, जो हमने फर्स्ट गल्फ वॉर के दौरान बात की थी, उनके बेटे थे। बुश का जो अप्रोच थी वो काफ़ी हार्डर व्यू था, जैसे हमने क्लिंटन के बारे में बात की थी कि वो सॉफ्ट व्यू था उनका, एंड ही वाज मोर कंसर्न अबाउट क्लाइमेट चेंज, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एट्सेट्रा। बट जो बुश थे, ये जो बुश जूनियर जिनको हम बोलेंगे, ये इनका जो बड़ा हार्डर पॉइंट था, ही वांटेड टू परस्यू अमेरिकाज इंटरेस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, एक ग्लोबल वॉर ऑन टेरर अनाउंस कर दी। और इस कि टेररिज्म में जहाँ पर भी टेररिस्ट होंगे उनको ये हंट डाउन करेंगे। और इसके लिए इन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम था ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। वो उन सब लोगों के खिलाफ जो कि ये जो अटैक हुए थे 9/11 उनके पीछे थे, जिसमें मेन थे अलकायदा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और तालिबान रजीम इन अफगानिस्तान। तो
तालिबान रिजीम को तो ये बड़ी आसानी से ओवरथ्रो करने में कामयाब रहे, ठीक है। और जो भी अलकायदा से रिलेटेड जो लोग थे जहाँ पर भी थे उनको भी इन्होंने इजीली टारगेट करना शुरू कर दिया। और दुनिया भर में इन्होंने जहाँ जहाँ इनको सस्पेक्ट्स लगे अलकायदा या तालिबान से जुड़े हुए या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए जो कि इस 9/11 अटैक के पीछे थी, उनको टारगेट किया, उनको अरेस्ट किया और उन लोगों को एक यूएस नेवल बेस है ग्वांतानामो बे में, क्यूबा में, तो वहाँ पर इनको ये ले जाकर रखते रहे। और ये प्रिजन जो थी वो इस तरह का प्रिजन था कि यहाँ पर जो प्रिजनर्स थे उनको कोई प्रोटेक्शन इंटरनेशनल लॉ की नहीं थी, और इवन जो यूएन के रिप्रेजेंटेटिव थे उनको भी अलाउड नहीं था इस प्रिजन को इंस्पेक्ट करने के लिए। तो एक तरह से यहाँ पर भी ये भी एक एग्जांपल आप ले सकते हो कि यूएस का जो हेजमनी है वो किस तरह से थी कि वो यूएन की भी परवाह नहीं मारता है जब उसको अपने इंटरेस्ट को परस्यू करना होता है, राइट। तो यहाँ पर कुछ कार्टून हैं, ये अगर आप कार्टून देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग कार्टून है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे आप फर्स्ट कार्टून में देखेंगे नो एग्जिट, तो यूएस फॉरेन पॉलिसी किस तरह की है आप देख रहे हैं। यूएस जो है वो हैट से रिप्रेजेंट होता है और दूसरा दिखाया है, तो उसमें क्या किया है, यूएस ने अटैक कर दिया दूसरे के ऊपर, और उसको क्या बोल रहा है फिर वो, ओफ वाई अटैक मी, जो जिसके ऊपर अटैक किया उससे पूछा, वो पूछ रहा है कि मेरे को अटैक क्यों किया। तो यूएस क्या बोल रहा है, यू पोज्ड अ पोटेंशियल थ्रेट, मतलब कि आपसे मेरे को एक पोटेंशियल थ्रेट थी कि आने वाले समय में आप मुझ पे हमला कर सकते हो, जबकि ऐसा आपको कहीं लग नहीं रहा है उस कार्टून के फर्स्ट पार्ट में। दूसरा कार्टून भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, यूएस हेजमनी को ये भी बड़ा अच्छे से हाईलाइट करता है कि यूएस की जो हेजमनी है वो किस तरह से काम करती है। देखिए उनका एक सिंपल फॉर्मूला है, वो क्या करते हैं, अगर आप शुरू बीच में सेंटर में देखेंगे, या फॉरेन कंट्री, ठीक है, यहाँ से अगर आप देखना शुरू करें तो अगर एक फॉरेन कंट्री है, अगर वो डेमोक्रेसी है तो उनकी पॉलिसी क्या होगी, नॉट फ्रेंडली टू यूएस। अगर वो यूएस के साथ फ्रेंडली नहीं है, डेमोक्रेसी है लेकिन नॉट फ्रेंडली टू यूएस है, तो क्या करेंगे, फिर वो देखेंगे कि पुअर है और ऑयल नहीं है, इग्नोर कर देंगे उसको। लेकिन अगर मान लीजिए वो यूएस की फ्रेंडली नहीं है लेकिन लॉट्स ऑफ ऑयल एंड मिनरल वेल्थ है और उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो क्या करेंगे, किस देम और हैरस इकोनॉमिकली अंटिल फ्रेंडली। या तो उनको मान लेंगे या फिर उनको इतना ज़्यादा हैरेस करेंगे इकोनॉमिकली जब तक कि वो यूएस की फ्रेंडली नहीं हो जाती। सिमिलरली अगर वो कंट्री यूएस की फ्रेंडली है, मान लीजिए वो डेमोक्रेसी है और यूएस फ्रेंडली है, तो क्या करेंगे, इंटरेक्ट इन एज प्रॉफिटेबल एज मैनर एज पॉसिबल, जितना प्रॉफिटेबल मैनर से वो उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं करेंगे, सो दैट दे कैन ड्राइव मोर एंड मोर बेनिफिट फ्रॉम देम। और अगर वो डिक्टेटरशिप है, फॉरेन कंट्री है और डिक्टेटरशिप है, नॉट फ्रेंडली टू यूएस है अगर मान लीजिए, और पुअर है, ऑयल नहीं है, न्यूक्स नहीं है, क्राइसिस नहीं है, इग्नोर कर देंगे, नो मीडिया अटेंशन, छोड़ दो उसको। लेकिन अगर मान लीजिए उनके पास ऑयल मिनरल वेल्थ है तो क्या करेंगे, और न्यूक्लियर वेपन्स हैं, कोई ना कोई फाइंड प्रिटेक्स्ट टू इन्वेड, कोई ना कोई बहाना ढूंढेंगे उसको इन्वेड करने का, और इन्वेड करके क्या करेंगे, वहां पर इंस्टॉल करेंगे एक प्रो यूएस पपेट गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जो कि प्रो यूएस हो, मतलब एक तरह से यूएस के इशारों पे नाचने वाली गवर्नमेंट, और या फिर वहां पर एक सिविल वॉर प्रोवोक कर लेंगे, अल्टीमेटली वो स्टेट जो है वो फेल हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि यूएस का मेन एजेंडा जो है वो क्या है, बेसिकली कि वो अपने इंटरेस्ट को परस्यू करना चाहते हैं और अल्टीमेटली अपनी सुपीरियरिटी को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं वर्ल्ड में। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था, दैट वाज इराक इन्वेजन इन द ईयर 2003। यूएस ने अपना ये जो इन्वेजन है इराक के ऊपर एक कोड नेम से शुरू किया जिसका नाम था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, और इसमें 40 अदर कंट्रीज ने यूएस कोलिशन जो थी, इसमें भी कोलिशन फोर्स थी, कोलिशन ऑफ द विलिंग, इसको ज्वाइन किया, क्योंकि यूएस ने ये मैंडेट को रिफ्यूज कर दिया था। मतलब यूएस नहीं चाहता था कि इराक को अटैक किया जाए, ठीक है, लेकिन अमेरिका ने अपनी कुछ 40 कंट्रीज के साथ एक कोलिशन बनाया और दे वर रेडी टू अटैक इराक। अब इसका रीजन बेसिकली क्या था कि आपको याद होगा जॉर्ज बुश सीनियर के टाइम में सद्दाम हुसैन ने जब वो कुवैत पे एनेक्स कर लिया था, कुवैत को अपने कब्जे में ले लिया था, तो यूएस ने एक वो बड़ा ऑपरेशन एंड्योरिंग, कौन सा था वो, डेजर्ट स्टॉर्म इनिशिएट किया था, जिसको फर्स्ट गल्फ वॉर बोलते हैं, और उसमें अमेरिका को बड़ा हार्ड टाइम दिया था सद्दाम हुसैन ने। नो डाउट
अमेरिका वॉज एबल टू कंट्रोल इट, बट बड़ा डिफिकल्ट टाइम सद्दाम हुसैन ने दिया था। तो एक तरह से वो बदला लेना चाहता था, और इस वजह से जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स थी अमेरिका की, इंटरनल पॉलिटिक्स थी वहाँ पर, उसमें जॉर्ज बुश की काफ़ी मतलब क्रिटिसिज्म हुआ था कि एक फेलियर था उनका। इस वजह से भी वो जो है वो अगले इलेक्शन में हार गए थे। तो इस वजह से इसका अपने फादर का हार का एक तरह से बदला लेने के लिए वो कोई बहाना ढूंढ रहा था, बुश जूनियर, इराक को अटैक करने का। इसीलिए उसने यूएस के मैंडेट के खिलाफ जाकर भी इराक को इन्वेड किया, और उसके ऊपर इल्ज़ाम क्या लगाया कि वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है, WMD बना रहा है। अब since no evidence of WMD has been unearthed in Iraq, it is speculated that invasion was motivated by other objectives such as controlling Iraqi oil field and installing a regime friendly to US. जब वहां पर यूएन की टीम गई, उन्होंने देखा कि कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं बन रहे, फिर भी अब क्या बहाना बनाना था, तो उन्होंने क्या किया, दूसरा बहाना बना दिया कि वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे हैं, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है और डिक्टेटरशिप है, ये सब बहाने लगाए। लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, एक तो बदला लेना था, दूसरा था इराकी ऑयल फील्ड्स को कंट्रोल करना, और एक ऐसा रिजीम वहाँ पर इस्टेब्लिश करना जो पपेट, जो हमने कार्टून में डिस्कस किया कि एक पपेट या यूएस फ्रेंडली रिजीम को वहाँ पर इस्टेब्लिश करना। Although the government of Saddam Hussein fell swiftly, US has not been able to pacify Iraq. अभी सद्दाम हुसैन को इन्होंने पकड़ लिया, उसको बेचारे को एग्जीक्यूट कर दिया, यूएस में जाके उसको फांसी दे दी, और लेकिन वहाँ पर अभी भी सिविल वॉर जैसी सिचुएशन जो है वो चल रही है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उनको अभी भी वो सेटिस्फाई जो है यूएस फ्रेंडली रिजीम से वहाँ के लोग जो है वो सेटिस्फाई नहीं है। और इंस्टेड ऑफ फुल फ्लेज इंसर्जेंसी अगेंस्ट यूएस ऑक्यूपेशन वाज इग्नाइटेड इन इराक। तो एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन वहाँ पर शुरू हो गई। While the US has lost over 3,000 military personnel in war, Iraqi casualties are very high. It is conservatively estimated that 50,000 Iraqi civilians have been killed since the US-led invasion. It is now widely recognized that the US invasion of Iraq was in some crucial respect both a military and political failure. तो 3,000 के आसपास जो है वो यूएस के सोल्जर्स मारे गए इसमें, और लगभग एक बड़ा ही एक ऑफिशियल और कंजर्वेटिव जो नंबर फिगर अगर हम बात करें तो 50,000 के करीब सिविलियन जो है वो इराक में मारे गए। और इसको एक तरह से माना जाता है कि ये यूएस का मिलिट्री और पॉलिटिकल फेलियर दोनों ही है। तो आज के लिए इतना करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूएस हेजमनी की, कि यूएस हेजमनी के 3 अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आप इसके नोट्स बनाएं और फीडबैक भी दें कि आपको कैसा समझ आ रहा है या नहीं। थैंक यू सो मच।